नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। जल संचयन के आंकड़ों में भारत की स्थिति चिंताजनक, आम लोगों को भी होना होगा जागरूक। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बनेगा बुनकर सेंटर, मुख्यमंत्री ने किया कई योजनाओं का शिलान्यास। दुग्ध उत्पादकों के खुलवाए जाएंगे खाते। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए बनेगी आदर्श योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बांटे लोन, मुख्यमंत्री ने आपदा राहत के लिए केंद्र से मांगी और धनराशि। अंबेडकर नगर जिले में 6 सितंबर से खुलेगी नई पशु आहारशाला। धान की सिंचाई के लिए नहरों में टेल तक भेजा जाएगा पानी और किसानों के खाते में सीधे भेजा जाएगा खाद सब्सिडी का पैसा। अब कृषि समाचार विस्तार से। भारत आकार में अमेरिका का 1/3 होने के बावजूद जनसंख्या के मामले में 3 गुना है। दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों के चलते भारत में ताजा पानी की खपत भी प्रभावित हो रही है। पिछले 50 सालों में प्रति व्यक्ति पानी का हिस्सा 3000 क्यूबिक मीटर से घटकर 1123 क्यूबिक मीटर पर आ गया है, जबकि दुनिया भर में इसका औसत 6000 क्यूबिक मीटर है। पानी की मांग और पूर्ति शहरों और गांवों में अलग मिजाज की है। शहरी इलाकों में रोजाना पानी की प्रति व्यक्ति मांग 135 लीटर है, जबकि गांवों में यह मात्र 40 लीटर तक सीमित है। ताजे पानी के 2 साधन हमारे पास हैं, सरफेस वाटर अथवा सतही जल और ग्राउंड वाटर अथवा भूगर्भीय जल। सरफेस वाटर हमें नदियों से मिलता है। ट्यूबवेलों के जरिए होने वाली 55% पानी की सप्लाई के लिए हम ग्राउंड वाटर पर निर्भर हैं। यह पानी खेती किसानी में बेहिसाब खर्च होता है। खेतों की सिंचाई में करीब 60% ग्राउंड वाटर की खपत हो जाती है। जल संचयन के लिए केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं चला रही हैं, लेकिन इसके लिए आम जनमानस को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मऊ जिले में बुनकर सेंटर बनाने का वादा किया है। उन्होंने मऊ में कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित एक सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 26 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही 26 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। उन्होंने जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कुर्थी जाफरपुर को टाउन एरिया बनाने, घोसी विधानसभा क्षेत्र में 100 बेड का अस्पताल और जिला मुख्यालय पर हॉकी खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रो टर्फ बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली की समस्या दूर कर दी जाएगी। प्रदेश में दुग्ध समितियों से जुड़े उत्पादकों के बैंक खाते खुलवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इससे दुग्ध समितियों को बेचे जाने वाले दूध का मूल्य सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। पीसीडीएफ की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जिनका खाता ना खुला हो वे अपने जिले के दुग्ध प्रभारी से संपर्क करें। इससे दुग्ध उत्पादकों को अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले गांवों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को आदर्श योजना बनाने के लक्ष्य के साथ केंद्र ने राज्यों से इसके क्रियान्वयन से जुड़ी खामियों को दूर करने और इसके लिए सर्वोत्तम तरीके को अपनाने के लिए कहा है, जिसका अनुकरण अन्य विद्यालय करें। SAGY के कई लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों से SAGY ग्राम पंचायतों के पात्र विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी स्तरों पर दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। एक पत्र में मंत्रालय ने सतत कार्रवाई की मांग की है, जो इसमें सुधार ला सके और जिसमें विशेष रूप से उच्च नामांकन, उपस्थिति और अनाज की उपलब्धता, भोजन पकाने की लागत, मॉडल रसोई और स्टोर, जल और हाथ धोने की सुविधा पर ध्यान दिया गया हो। खाना बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बर्तनों, खाने के प्लेटों, ई स्थानांतरण के जरिए रसोई और सहायकों को समय पर भुगतान करने, विविध और पौष्टिक भोजन और समाज की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए भी कहा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत प्रतिदिन 11.67 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के 10.33 करोड़ बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। SAGY के तहत सांसदों ने 628 ग्राम पंचायतों को मार्च 2019 तक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी से किसानों के लिए सहायता राशि मांगी है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के भेजे मेमोरेंडम के हिसाब से पूरा पैसा जारी करे, जिससे किसानों की मदद हो सके।
प्रदेश के 73 जिले आपदाग्रस्त घोषित किए गए थे। इसके आधार पर किसानों को हुए नुकसान का जो आकलन किया गया था, प्रदेश सरकार अब तक उसका 40% भी मुआवजा बांट सकी है। राज्य सरकार ने साहूकारी प्रथा उन्मूलन योजना के अंतर्गत 8,736 किसानों को कर्ज बांटा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से 57.24 करोड़ रुपयों का लोन दिया गया है। यह लोन कृषि, विभिन्न व्यवसायों और उद्यम के लिए दिया गया है। संस्थागत वित्त एवं सर्वाहित बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना के महानिदेशक ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों और मजदूरों की मदद की जा रही है। अंबेडकर नगर के खंजहापुर गांव में पशु आहार शाला 6 सितंबर से खुलेगी। दुग्ध विकास मंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। इसके जरिए 100 मीट्रिक टन पौष्टिक पशु आहार का उत्पादन रोजाना किया जाएगा। इस योजना की सफलता को देखते हुए सरकार अन्य ग्रामीण अंचलों में भी इसका संचालन करेगी, जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक पशुपालकों को इसका लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने अधिकारियों से नहरों में टेल तक पानी भेजने का निर्देश दिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक में उन्होंने किसानों को हर हाल में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। सिंचाई मंत्री ने कहा कि सिंचाई विभाग की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने सभी अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं को सुलझाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने खाद कंपनियों को सब्सिडी जारी करने के बजाय अब किसानों को सीधे सब्सिडी देने की तैयारी शुरू कर दी है। खाद सब्सिडी की धनराशि किसानों के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए किसानों के बैंक खातों को उनके आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। फर्टिलाइजर, कृषि व सहकारिता मंत्रालय के साथ राज्यों के सहयोग से प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की जाएगी। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सीधी सब्सिडी योजना में सबसे बड़ी बाधा वास्तविक किसानों की पहचान को लेकर पैदा हुई है। इतना ही नहीं, ज्यादातर राज्यों में भूमि संबंधी दस्तावेज ना तो अप टू डेट हैं और ना ही ऑनलाइन है। इससे पैदा होने वाली मुश्किलों को लेकर सरकार चाक चौबंद और पुख्ता इंतजाम करने में जुट गई है। आधार नंबर वाले किसानों के साथ उनके फर्टिलाइजर उपयोग का पिछला रिकॉर्ड भी जांचा जाएगा। यह आंकड़ा निचले स्तर पर खाद की खुदरा आपूर्ति करने वाली दुकानों से लिया जाएगा। और किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भावों पर। धान लखनऊ की मंडी में 1,395 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1,145 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1,380 रुपए, हरदोई की मंडी में 1,385 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1,315 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2,125 रुपए, सीतापुर में 2,110 रुपए, रायबरेली में 2,020 रुपए, हरदोई में 2,170 रुपए और फैजाबाद में 2,085 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1,480 रुपए, सीतापुर में 1,460 रुपए, रायबरेली में 1,475 रुपए, हरदोई में 1,460 रुपए और फैजाबाद में 1,465 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 5,900 रुपए, सीतापुर में 5,915 रुपए, हरदोई में 5,610 रुपए और फैजाबाद में 5,770 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 3,015 रुपए, सीतापुर में 2,920 रुपए, रायबरेली में 2,890 रुपए, हरदोई में 2,670 रुपए और फैजाबाद में 3,055 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 625 रुपए, सीतापुर में 605 रुपए, रायबरेली में 590 रुपए, हरदोई में 580 रुपए और फैजाबाद में 625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 1,935 रुपए, सीतापुर में 1,795 रुपए, रायबरेली में 1,780 रुपए, हरदोई में 1,685 रुपए और फैजाबाद में 1,570 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे हरकू वाह,
बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन में, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, कुछ ऐसे शब्द जो खुद में जोश, जुनून और आत्मसम्मान से भर देते हैं। जय जवान जय किसान। आज हमारे साथ देश के जवान तो नहीं मगर किसान जरूर हैं और विषय है खेती और महिलाएं। महिलाओं का योगदान खेती में कहां तक है, इन्हीं सब जानकारियों के साथ आज हम बात करते हैं उर्मिला सिंह से, जो देवरिया से आई हैं। उर्मिला जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। उर्मिला जी, आप एक प्रगतिशील किसान हैं और खेती काफी अच्छी तरीके से कर रही हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें आपके परिवार का योगदान कहाँ तक है? मेरे परिवार मेरा साथ देता है, जैसे मेरे पति, मेरे सास और परिवार के जेठ लोग, सारे लोग हैं जी। और मैं करती हूँ तो लोग मना नहीं करते हैं। पहले तो बहुत पर्दे में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे अपने मैं कामों को करने लगी, अच्छा लगने लगा और उससे फायदा भी मेरा होता है कि जो घर में कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसलिए मैं खेती बाड़ी में ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि मेरे अगल बगल चाहे जो खेती है उसमें कुछ उपजे और उससे मेरा फायदा हो जी। मतलब पूरा परिवार आपका साथ दे रहा है, आपके जेठ भी साथ दे रहे हैं, आपके पति भी साथ दे रहे हैं और खास मुकाम जो होता है वो होता है बच्चों का। बच्चों का जिक्र नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे बच्चे मेरी बात को मानते हैं और कहते हैं ठीक है मम्मी बहुत मेहनत करती है, तुम इतना मेहनत मत करो। लेकिन मेरा अंदर से नहीं मानता है। मैं कहती हूँ ठीक है, जितना पार लगे उतना करो। और क्या बच्चे भी सहयोग करते हैं आपकी खेती करवाने में? थोड़ा सा मदद करते हैं कि ये चीज उठा दे दो बेटा, ये चीज उठा दे दो, ऐसा भी कुछ मदद करते हैं क्या? जी जी सर, ऐसा है कि मेरे बच्चे भी सहयोग देते हैं जी। मतलब पूरा परिवार आपका सहयोग कर रहा है, इसीलिए आज आप इस मुकाम पर भी हैं जी सर। उर्मिला जी, ये बताइए कि आप खेती कर रही हैं, अच्छी तरीके से कर रही हैं, तो क्या खेती में करती हैं आप? मैं जैसे कि खेती मेरे यहाँ जैसे ढाल है और ज़्यादा पानी लगता है और उसको मैं सोचती हूँ कि आजकल के समय में ये अरहर दाल और दलहन जो है बहुत महंगाई हो गया है जी जी। और उसको ऊंचाई करा के मैं अपने खेतों में अरहर और मक्के गाड़ रखी हूँ ताकि मुझे दाल और लेने में परेशानी ना हो और अच्छे से उपज सके जी। उर्मिला जी, दालों के अलावा और क्या क्या करती हैं? आपने अरहर की बात की, इस समय आप क्या कर रहे हैं? मेरे खेत में बैगन और लौकी का इस समय व्यापार हो रहा है, तो उसको बेच करके कुछ फायदा हो जाता है जी। बैगन और लौकी का, तो बैगन में आपने किन किस्मों का चुनाव किया हुआ है और कैसे लगा हुआ है? थोड़ा सा विस्तार से जानकारी लेना चाहेंगे। ऐसा है कि इस समय हम लोग अनमोल का ही ज्यादा बीजों का प्रयोग कर रहे हैं और उसकी क्यारी में डाल करके और उसका जब पौधा तैयार हो जाता है तो उसको हम लोग रोपाई कर देते हैं जी। तो उसके बाद अपना जब समय आता है तो फलता है और उसका हम लोग बाजारों में बेच करके उसका फायदा उठा रहे हैं जी।
बैगन में समस्या देखी जाती है कीड़ों की, तो उससे बचाव के लिए आप लोग क्या देसी नुस्खा क्या अपनाते हैं कि वैज्ञानिक नुस्खा अपनाते हैं? नहीं, आजकल तो वैज्ञानिक ही चल रहा है, क्योंकि आजकल कीटाणु जो है जहाँ लग जाता है तो वहाँ पूरा पत्ती साफ कर देता है। इसलिए हम लोग कृषि केंद्र पर जाते हैं और वहाँ से दवा ववा का ला करके छिड़काव करते हैं और अच्छी तरह से मेरा बैगन और लौकी जो सब बच जाता है। जी उर्मिला जी, जैसे कि कुछ भी खेती कर रही, मान लीजिए बैगन ही कर रही हैं, अगर इसमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आती, मान लीजिए कीड़ा लगा हुआ है और उस कीड़े का उस समस्या कैसे समाधान होनी नहीं समझ में आती, तो आप क्या करती हैं? हम लोग कृषि केंद्र है देवरिया में जो ऑफिस है उसमें हम लोग जाते हैं, मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कैसे क्या इसका किया जाए, तो लोग उपचार बताते हैं कि ये दवा छिड़किए, इतने दिनों पर छिड़किए, उसका हम लोग छिड़काव करते हैं और सब्जियां बच जाती हैं। जी, मतलब वैज्ञानिक सलाह से भी खेती करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं आप। जी। और लौकी की आपने बात की थी कि, तो लौकी में किस प्रजाति को आपने लिया हुआ है और कैसे कर रही हैं? इसमें तो जो देसी हम लोग पसंद करते हैं ज्यादा, क्योंकि उसका सब्जी अच्छा होता है। आजकल जो डंकल की जैसे कि आ रहे हैं तो हम लोगों को पसंद नहीं आती है उसकी सब्जियों का। लंबा तो हो जाता है और उसमें फायदा है, लेकिन हम लोग देसी का ही प्रयोग करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्वाद देसी में अच्छा है और कुछ महंगा भी होता होगा बाजार में, ऐसा है क्या? महंगा होता है, लेकिन तो दोनों आसपास बिकता है, लेकिन तो उसका हम लोग वही हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। जी। अच्छा, ये जो आप लौकी और बैगन का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें खाद और उर्वरक का क्या प्रयोग करती हैं और कितनी मात्रा में करती हैं? ऐसा है कि गोबर की खाद है और यूरिया सब मिला करके हम लोग थोड़ा थोड़ा सा उसको भुरकाव कर देते हैं उसके जड़ों में। जी। ज्यादा यूरिया हो जाएगा तो भी जल जाएगा, इसलिए हम लोग ज्यादा तो गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जो सड़ी हुई खादें हैं उसको जड़ में डालते हैं। जी। मतलब कहीं ना कहीं गोबर की खाद एक निश्चित मात्रा में डालती हैं, उन जड़ में डालती हैं कंपोस्ट। जी। तो कितनी मात्रा में डालती हैं? कुछ जैसे कि पेड़ है तो मतलब पेड़ के अनुसार, जितना बड़ा पेड़ है उसके अनुसार आप उसी के अनुसार हम लोग थाले बना करके उसमें हम डाल देते हैं। जी। और पानी की व्यवस्था कैसे करती हैं? जब बरसात नहीं होता तो बोरिंग का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, ताकि सिंचाई होती रहे और नमी से ही उसमें फल फूल लगता है। इन सब्जियों के अलावा और क्या उत्पादन करती हैं? क्या बाग हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास बाग है, नींबू के पेड़ है, अमरूद है और सीजन में तो आम भी है, बागीचे हैं, तो उससे हम लोग फायदा निकाल लेते हैं नींबू से। जी। तो नींबू आपने कब लगाया था? हमारे पूर्वजों ने लगाया था, लेकिन तो हम लोगों के समय में और पेड़ बढ़ गया है और उसका उत्पादन अधिक हो रहा है। तो कुछ अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ नींबू में आप कुछ विशेष करती हैं, कुछ खाद ऐसे डालती हूँ या दवा डालती हूँ, कुछ ऐसा करती हैं क्या? ऐसा है कि वही जो कंपोस्ट खाद जो है उसी का प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं और जितनी सड़ी हुई खादें हैं उसके जड़ में उसे कोड़ करके थोड़ा खुरपी से और उसको हम लोग नीचे उसमें डालते हैं ताकि उसको पौष्टिक तत्व मिले। जी। और आम में कुछ विशेष करती हैं? आम में तो वही जब मोर लगता है तो वो हम लोग छिड़काव करना चालू करते हैं ताकि उसके जो फल हैं बच सके। जी। वैसे मौसम के ऊपर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग छिड़काव करते हैं ताकि फल हमको अधिक से अधिक मिल सके। जी। तो बाग में क्या नींबू आम ही है कि इसके अलावा भी कुछ कटहल के या कुछ और पेड़ भी लगे हुए हैं? कटहल के पेड़ भी हैं और उसका हम लोग सब्जी के प्रयोग में लाते हैं। तो सब्जी के प्रयोग में मतलब कटहल का प्रयोग करके आर्थिक दृष्टि से जो है आप जो भी जिक्र कर रहे हैं, जो भी चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि को आप देखते हुए आपने सब कुछ कर रखा हुआ है। जी। तो उर्मिला जी, कृषि में अहम हिस्सा पशुपालन है, क्योंकि पशुपालन से काफी कुछ राहत भी होती है खेती करने में, और खेती से पशुपालन को, पशुपालन से खेती को। ऐसा है कि पशुपालन से तो हमको बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि दूध भी मिलता है और उपला भी मिलता है और उससे हमको कंपोस्ट खाद भी मिलता है, उससे हमको बहुत फायदा मिलता है। तो पशुपालन से लाभ है, ये तो हमारे किसान भाई भी समझ रही हैं, आप भी समझ रही हैं, लेकिन वो लाभ किस तरीके से? जैसे आपने उपला की बात की जी, तो उपला ये क्या है? ये जो गोबर का जो बनाया जाता है, आजकल तो मशीन चल गई, लेकिन हाथ से बना के उसको सुखा करके ईंधन के प्रयोग में हम लोग लाते हैं। मतलब देसी नाम उसका कंडा है? कंडा है उसका नाम। तो उससे क्या उसका क्या प्रयोग कैसे करते हैं? हम लोग चूल्हे में जलाते हैं उसको, और उससे मान लीजिए कि गैस नहीं, आजकल गैस का प्रयोग ज्यादा हो गया, तो अगर गैस नहीं है तब भी उससे हम लोगों का देहातों में हम लोगों का खाना पक जाता है।
तो आपने जानवरों की बात बताई कि जानवरों से दूध मिलता है, उपला मिलता है और ये सब काम में आते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जानवर आपके पास कौन सा है? मेरे यहाँ भैंस है जी। और भैंसों से ज्यादा हम लोगों को फायदा होता है। क्यों फायदा क्यों होता है, ऐसा क्यों आपको? दूध ज्यादा देती है, उसका दूध गाढ़ा भी होता है। ऐसा गाय भी रहती है जो जर्सी गाय हैं, लेकिन इस समय भैंस ही है। अच्छा, भैंस है। तो भैंस आपका जहाँ पर आप रखी हुई है, भैंस जहाँ पर है, तो उसका जो रहने का स्थान है वो कैसा, कच्चे में है या कुछ हमने पक्का कर रखा है? कुछ क्या जो सही तरीका है भैंस रखने का वो क्या है? ऐसा है कि वहाँ हम लोग चाहते हैं कि गंदगी न रहे और सफाई करने में भी आराम रहे, इसलिए हम लोग उसको खड़ंजा कर देते हैं या पक्का करवा देते हैं, ताकि उसको साफ करने में आसानी रहे जी, गंदगी न रहे वहाँ पे। मतलब कच्चे स्थान पर भैंस बांधना ठीक नहीं? ठीक नहीं, गड्ढे हो जाते हैं और कचरा तमाम हो जाता है, उसको रहने में भी परेशानी होता है जी। अच्छा, उसके आहार की क्या व्यवस्था करती हैं, आहार क्या देती हैं? और हम लोग बजड़ी और जो चरी है उसी को हम बुआई करा देते हैं, उसको काट के उसको भूसे के साथ मिला के खिलाते हैं, तभी तो दूध देती है जी। मतलब पशुपालन भी करती हैं, खेती भी करती हैं, हर तरीके से आप लाभ लेना जानती हैं जी सर। उर्मिला जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपने देखा उर्मिला जी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। पशुपालन भी देखिए कर रही हैं, पशुपालन में भैंस से अच्छी वसा मिलती तो भैंस रखे हुए हैं, उधर खेती भी वो कर रही हैं सब्जियों की। मतलब व्यवसाय देखिए, चाहे तो खेती का तरीका देख लीजिए, सिर्फ वही कर रही हैं जिसमें आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ ज्यादा है। आप भी करिए, हमारी ये मंशा है कि आप भी यहां पर आकर के बैठें और किसानों को सब कुछ जानकारी दें और हमारा देश आगे बढ़ सके और खेती में नई नई तरक्कियां आगे ला सके। नमस्कार।